मेरा नाम गोपाल है। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब घर में मेरी शादी का ज़िक्र होना शुरू हो गया तो मुझे मानो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे एक नौकरी करनी थी जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन माँ पिताजी को मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरी शादी की ही पड़ी थी। वह लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे और कहने लगे कि हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाए, इसलिए हम तुम्हारी शादी देखना चाहते हैं। मैंने हर बार उन लोगों को बहुत मना किया लेकिन मेरी आखिर में चलने कहाँ वाली थी। माँ ने अपनी कसम देते हुए मुझसे कहा कि हमारी एक ही तो इच्छा बची है, अगर इसे भी तुम पूरा नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे। तभी माँ की कसम के आगे तो भला मुझे झुकना ही पड़ा। अब मेरी शादी के लिए लड़की देखना शुरू हो गया। पिताजी ने अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में मेरे लिए लड़की तलाशने के लिए सबको बोल दिया और काफ़ी तलाशबीन के बाद मेरे लिए एक लड़की मिल भी गई। लड़की का नाम स्नेहा था। स्नेहा ग्रेजुएशन कर रही थी और इसी साल उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी। तो उसके घर वालों ने ग्रेजुएशन होते ही शादी करने का फ़ैसला कर लिया। अब तो मानो मैं और भी दुखी रहने लगा कि पता नहीं लड़की कैसी होगी, और मैंने तो उसे देखा तक नहीं, ना ही उसे कोई बात की है। एक नज़र देख लेता तो भी तसल्ली हो जाती, क्योंकि स्नेहा के परिवार में शादी से पहले लड़का उसे देखे या लड़की लड़के को देखे ये बिल्कुल भी सख्त मना था। सब लोग इस चीज़ को गलत मानते थे, इसलिए माँ पिताजी ने ही जाकर मेरे लिए लड़की पसंद कर ली। मुझे माँ पिताजी के फैसले पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक झिझक थी कि एक बार मैं अगर लड़की खुद देख लेता तो अच्छा रहता, क्योंकि कल को पता नहीं स्नेहा का स्वभाव कैसा होगा, वह दिखने में कैसी होगी। मुझे पूरी पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है, इसलिए यह फैसला तो मेरा ही होना चाहिए। लेकिन मैं आखिर करता भी क्या। माँ पिताजी ने तो हाँ कर दी, लेकिन स्नेहा के परिवार वालों ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया कि शादी से पहले ना तो हमारी लड़की लड़के के पास मिलने जाएगी और ना ही हम लड़की को आने देंगे। खैर, अब क्या होने वाला था। धीरे धीरे शादी का दिन आया और मेरी और स्नेहा की शादी हो गई। अब स्नेहा को मैं दुल्हन बनाकर अपने घर ला चुका था और शादी की पहली रात जब मैंने स्नेहा को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि स्नेहा दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर थी। लंबे लंबे बाल और पूरे गोरे रंग वाली स्नेहा मेरे एक बार देखते ही मन को भा गई। अब तो मैं स्नेहा को दिल दे बैठा था और स्नेहा से प्यार भी करने लगा था। मन ही मन मैं सोच रहा था कि मैं खामखा इतना परेशान हो रहा था और दुखी हो रहा था, जबकि माँ पिताजी ने तो मेरे लिए परियों से भी सुंदर लड़की तलाश करके दी है। स्नेहा बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। खैर, मैंने और स्नेहा ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और ऐसे ही दिन निकलते गए। स्नेहा ने पूरे घर को इस कदर संभाल रखा था कि मानो वे इस घर की बेटी ही हो, और माँ पिताजी ने भी स्नेहा को अपनी बेटी की तरह ही रखा। स्नेहा माँ पिताजी की ऐसी सेवा करती मानो वे उसकी ही माता पिता हो, और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का पूरे ही मान सम्मान से ध्यान रखती हो और हमेशा मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करते पूरा दिन घर का काम करती है। माँ पिताजी की सेवा करती है और रात को मेरे घर आने के बाद मेरी सेवा में लग जाती है। मैं तो मानो धन्य हो चुका था कि इतनी अच्छी सुंदर और सुशील पत्नी मुझे मिल गई है। स्नेहा ने संस्कारी होने के साथ साथ सुंदरता का भी गुण प्राप्त किया हुआ था। अब तो मैं अपने जीवन में बहुत खुश था, क्योंकि मेरे मन में ख्याल आया कि मैं बेवजह ही डर रहा था और शादी के लिए मना कर रहा था, लेकिन अभी मेरी सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी, क्योंकि स्नेहा का स्वभाव और रहन सहन बिल्कुल मेरी तरह ही था और वह सीधी सादी संस्कारी लड़की थी। अब तो मैं स्नेहा के साथ अच्छी बॉन्डिंग में रहने लगा और स्नेहा की हर बात को मानने लगा, क्योंकि मैं स्नेहा से इतना प्यार जो करता था। स्नेहा जो भी बोलती मैं उसकी हर डिमांड को एक बोल में ही पूरी कर देता था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैंने गौर किया, स्नेहा रात को सोने से पहले अपने कबर्ड में जाकर अपने कपड़ों के बीच से एक तस्वीर निकालती है और उसे चूम कर वहीं वापस रख देती है और अपने इस अलमीरा को वापस से लॉक कर देती है। यह काम रोज़ करती है, लेकिन इतने दिनों तक मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ऐसे ही अपने कपड़े सही कर रही होगी, लेकिन जब मैंने आज उसे ध्यान से देखा तो मुझे पता चला
कि वह तस्वीर को चूमती है, वह एक तस्वीर को चूमती है। मेरे तो सब कुछ समझ से बाहर हो गया था। आखिर वह तस्वीर है किसकी और स्नेहा ने इसके बारे में मुझसे क्यों नहीं जिक्र किया? आखिर मैं उसका पति था, मेरा पूरा हक था कि स्नेहा मुझे हर बात कहे, लेकिन स्नेहा ने शायद मुझे इतना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने उस बात को ज़्यादा ध्यान में नहीं लिया। मैंने सोचा कि ऐसे ही अपने माँ पिताजी की तस्वीर को देखती होगी। खैर, अब तो रोज़ाना का काम हो गया। स्नेहा उसका अलमीरा को सोने से पहले खोलती और उस तस्वीर को चूमकर वापस कपड़ों में रख देती थी। जब कभी मैं उसकी चाबी मांगता तो स्नेहा गुस्से से आग बबूला हो जाती और बोलती कि उसमें सिर्फ मेरे कपड़े हैं, आपके लेने की कोई भी चीज़ नहीं है, तो भला आप उसको क्यों खोलना चाहते हो? मैं उसी बात को वहीं ठप कर देता, क्योंकि मैं बेवजह घर में तमाशा नहीं चाहता था। इसी के चलते अब हम दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। मैं हर बार उसे अलमीरा की चाबी मांगता, लेकिन स्नेहा चाबी को मांगते ही कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगती। मुझे स्नेहा का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने जिस स्नेहा को अपने घर दुल्हन बनाकर लाया था, वो अब बिल्कुल बदली हुई सी हो गई थी, क्योंकि स्नेहा पहले माँ पिताजी का ख्याल जैसे रखती थी, वैसे उनका ख्याल तो अभी भी रखती है, लेकिन मेरे प्रति वो इतनी लापरवाह हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आता जब स्नेहा मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती थी। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्नेहा यह सब क्यों कर रही है। मैंने एक दिन स्नेहा से पूछते हुए कहा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है? आखिर यह तस्वीर है किसकी जिसको तुम रोज़ाना चूमती हो? तभी स्नेहा कहने लगी कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है क्या? मैं आपकी निजी मामलों में अपनी बात रखती हूँ जो आप ऐसे कर रहे हो। अब तो मुझे स्नेहा पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह मेरे सामने इतनी बदतमीजी से जो बोल रही थी। तभी एक दिन जब स्नेहा वह तस्वीर चूम रही थी, तो मैं झट से उसके पीछे गया और उसके हाथ से तस्वीर ले ली और उसे देखने लगा। तभी स्नेहा का जो मैंने हुलिया देखा, तो वो बिल्कुल देखने लायक था। इसलिए मैंने देखा कि स्नेहा गुस्से गुस्से में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो बहुत ही पागलों की तरह व्यवहार करने लगी और गुस्से में आकर उसने मेरी कॉलर को पकड़ लिया और झट से मेरे हाथ से तस्वीर ले ली। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आखिर ऐसा कर क्यों रही है। वह स्नेहा जो मुझ पर कभी मर मिटती थी, आज मेरी कॉलर को पकड़ने तक पहुंच चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं करता भी तो क्या, और माँ पिताजी से मैं इस बारे में नहीं बात करना सकता था, क्योंकि उनकी पहले से ही तबीयत खराब रहती थी। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें इस बुढ़ापे के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिले। फिर मैंने उस बात को वहीं रफ़ा दफ़ा कर दिया और बस दिन रात मैं यही सोच में डूबा रहता कि यह आखिर ऐसा क्यों करती है। अब स्नेहा भी मुझसे दूरी बनाने लगी थी। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं स्नेहा के अलमीरा की चाबी चुराकर उस तस्वीर को देखूं कि आखिर उस तस्वीर में है क्या, जिसके लिए स्नेहा मुझ पर गुस्सा होने तक मजबूर हो जाती है। एक दिन रेखा माँ के साथ बाजार गई हुई थी। एक दिन स्नेहा माँ के साथ बाजार गई हुई थी। तभी पीछे से मैंने उसकी दराज से उस अलमीरा की चाबी निकाली और वहाँ से उसके कपड़े को हटाकर वह तस्वीर बाहर निकाली और उस तस्वीर को देखने लगा। जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह तस्वीर एक लड़के की है, हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, दाढ़ी मूँछों वाला था। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़का है कौन। अब तो मेरे मन में अजीब अजीब सवाल आने लगे थे और शक भी होने लगा था कि अगर स्नेहा को यह लड़का पसंद था तो उसने मेरे साथ शादी क्यों की और उसने मेरे साथ इतने दिनों तक धोखा क्यों किया। अब तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा और फिर मैंने सोचा कि आज मैं स्नेहा से एक एक बात का जवाब लेकर रहूँगा, और मैंने वह तस्वीर वहीं पर रख दी और वापस से अलमीरा को लॉक करके चाबी दराज में रख दिया। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मुझे स्नेहा से सीधे मुंह बात नहीं करनी चाहिए, वरना वह कोई भी बहाना बना देगी। कौन सा वह मुझे सच बताने वाली है।
इसलिए मुझे अपने आप से सच का पता करना होगा कि आखिर यह किस लड़के की तस्वीर है। अब मैं स्नेहा से दूर ही रहने लगा था। मेरे मन में स्नेहा के लिए एक अजीब सी नफ़रत पैदा हो गई थी। मुझे उसके लिए बिल्कुल भी ख़याल नहीं आ रहा था कि जो लड़की मुझे इतना धोखा दे सकती है, वह किसी भी हद तक जा सकती है। मेरे मन में स्नेहा के लिए घिन आने लगी थी। मुझे लग रहा था कि स्नेहा को सिर्फ़ धोखा देना आता है। इतने सालों तक मैंने स्नेहा को इतना प्यार दिया, उस पर इतना विश्वास किया और उसने ऐसा किया। अगर उसे उतनी ही आशिकी थी तो मुझसे शादी क्यों की? फिर तभी मेरे मन में ख़याल आया कि इसमें स्नेहा के कहाँ चलने वाली थी। अगर उसका बस चलता तो शादी कर लेती, लेकिन उसके परिवार में तो शादी से पहले लड़का लड़की को मिलने तक की इजाज़त नहीं है, तो फिर प्रेम विवाह करने की कहाँ परमिशन होगी। खैर, इसी सोच को मैं अपने मन में घुमा रहा था और बैठे-बैठे सोच रहा था कि आखिर कुछ भी हो जाए, मुझे इस चीज़ का पता लगाना ही होगा। तभी मेरे मन में ख़याल आया, क्यों ना मैं स्नेहा के माता-पिता से इस बारे में बात करूं। लेकिन तभी मेरे मन में ख़याल आया कि मैं उन्हें क्यों तकलीफ़ दूं, भला उन्हें क्यों बेइज़्ज़ती फ़ील कराऊंगी। उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है ससुराल के अंदर। हर लड़की मेरे पास पर लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। आखिर मैं पता कैसे करूं, क्योंकि तस्वीर तो मैं देख चुका था। लेकिन मैं स्नेहा से जब इस बारे में बात करता तो स्नेहा का व्यवहार बिल्कुल ही बदल जाता था। मैं आखिर इस बारे में पता करूं तो किससे करूं? तभी मैंने अपने बचपन के दोस्त से बात की और उसे सारा माजरा कह डाला। तभी वह कहने लगा कि मेरी बात मान, सब कुछ गुस्से से हासिल नहीं होता है। कभी कभार प्यार से भी की हुई बातें सामने आ जाती है। लेकिन मैंने उसकी यही बात को गौर किया और मन में सोचा कि मैं प्यार से ही स्नेहा से बात करूंगा और उसे इस बारे में पूछ लूंगा। वह ऐसे प्यार से बात करने के लायक नहीं थी, क्योंकि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा जो दिया था। लेकिन फिर भी मैंने जब सब सच्चाई उगलवाने के लिए स्नेहा से प्यार से बात करने की ही सोची। जब मैं कमरे में गया तो वो अपने बेड पर बैठी थी। मैंने स्नेहा से कहा कि स्नेहा, कुछ दिनों से मैं तुमसे अजीब बिहेव कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और हम अपने नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं आज के बाद कभी भी तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा और ना ही तुम पर गुस्सा करूँगा। तभी स्नेहा ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी कुछ ज़्यादा ही चिल्ला गई थी आपके ऊपर। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। स्नेहा की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर अब मेरा मन भी शांत हो चुका था। लेकिन अब मैं उस तस्वीर वाली बात स्नेहा से कैसे पूछूं। लेकिन मैंने आज फिर विचार किया कि नहीं, फिर कभी देखता हूँ इसी कश्मकश में सो गया हूँ फिर कभी देखता हूँ और इसी कश्मकश में मैं सो गया और पूरी रात मुझे नींद ना आने की वजह से मैं करवटें बदलता रहा और दूसरे दिन घर से बाहर चला गया। तभी रास्ते में मुझे दिखाई दिया कि मेरे ससुर जी कहीं पर जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं जा रहे हो? तभी वह कहने लगी कि हाँ, मैं अपने बहन के पास जा रहा था। तभी यहाँ मैं बस स्टैंड के पास आया हूँ ताकि उनके गाँव के लिए बस पकड़कर वहाँ चला जाऊँ। मैंने कहा कि ठीक है, आप बस पर मत जाइए, मैं अपनी गाड़ी घर से ले आता हूँ और मैं आपको छोड़ दूँगा और आप भी घर चलो, आप स्नेहा से भी मिल लेना। वह बोले कि ठीक है बेटा। तभी वो घर पर आ गए और स्नेहा से बातें करने लगे। इतने में मैं तैयार हो गया और गाड़ी निकाल दी। अभी उनको लेकर मैं उनकी बहन के घर जा रहा था। तभी रास्ते में मेरे मन में ख़याल आया कि क्यों ना एक बार उनसे इस बात का जिक्र किया जाए। तभी वह कहने लगी कि दरअसल बेटा, स्नेहा मेरी इकलौती बेटी है, लेकिन उससे पहले उसका एक भाई था जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। एक दुर्घटना में उसकी मौत हो चुकी थी। स्नेहा और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उसे अपने भाई से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसे आज तक नहीं भुला पाई है और हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले या जागने से पहले अपने भाई की तस्वीर को ज़रूर देखती है। उनकी यह बात सुनते ही मेरा दिमाग का सारा वहम निकल गया। अब मुझे समझ में आ चुका था कि आखिर स्नेहा उस तस्वीर को क्यों चूमती है और वह तस्वीर
मैं था कौन? तभी मैंने बिना देरी किए अपने ससुर से पूछा कि क्या आपके बेटे की तस्वीर स्नेहा देखती है? तभी वह कहने लगी, हाँ, स्नेहा के पास राघव की एक तस्वीर है और जो उसने आखिरी वक्त खिंचवाई थी। स्नेहा उसे हर वक्त अपने पास रखती है, हमेशा उसे चूमती है क्योंकि वह अपने भाई को अभी तक नहीं भुला पाई है। वह अपने भाई से इतना ज़्यादा प्यार करती है और राघव भी स्नेहा से बहुत प्यार करता था। शायद राघव के इतने प्यार की वजह से वह आज तक अपने विचारों में ही रखती। तभी मैंने झट से उन्हें अपनी बहन के पास छोड़ा और घर पर आ गया। घर पर आते ही मैंने स्नेहा के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी स्नेहा कहने लगी कि क्या हुआ, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? तभी मैंने स्नेहा को सारी बात कह डाली। अब स्नेहा की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से भी आंसू नहीं सूख रहे थे। मुझे बार बार यही अफसोस हो रहा था कि मैंने यह कैसा शक कर लिया, बिना जान पहचान किए, बिना पूरी बात जाने बिना स्नेहा के भाई को उसका आशिक बना दिया और बेवजह उस पर गंदे शक करने लगा था और इतने दिनों तक उसे डांटने भी लगा था। अब तो मेरी शर्म से पूरी तरह आंखें झुक चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी गलती का पश्चाताप कैसे करूं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी सस्पेंस कहानी, हिंदी कहानी, पारिवारिक कहानी और फैमिली कहानी आप लोगों को सुनने के लिए मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पे। बाय बाय, टेक केयर।